ऐसे ही एक बार एक पुरुष को अपना शिकार बना लिया और उसके साथ संभोग करने लग जाती है। संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती थी। असली रूप बेहद डरावना होता है, इतना डरावना कि जिसे देखकर किसी की भी दिल की धड़कन ठहर जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए भूत वर्ष में। अंधेरी रात में जगदीश और शुभम गांव के बीच में बैठकर यक्षिणी के बारे में बात कर रहे थे। शुभम उसे यक्षिणी का पूरा किस्सा सुना रहा था। जगदीश हिचकिचाते हुए शुभम से पूछता है, बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप तो यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हो, क्या आपने भी कभी यक्षिणी को देखा है? जगदीश की यह बात सुनकर शुभम एकदम से चुप हो जाता है। उसके चेहरे के भाव देखकर यह लग रहा था कि जैसे वह किसी सोच में डूब गया हो और उसे कुछ ऐसा याद आ गया हो जो वो जगदीश को बताना ना चाहता हो। जगदीश शुभम पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या आपका कभी यक्षिणी से सामना हुआ है? शुभम सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए जगदीश से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना ही नहीं, मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। शुभम ने इतना ही कहा था, तभी उसका मोबाइल कट हो जाता है। शुभम अपना मोबाइल देखते हुए, अरे ये क्या, फोन कैसे कट हो गया? लगता है नेटवर्क चला गया। ये गांव में यही प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं कब नेटवर्क आता है और कब नेटवर्क चला जाता है। इतना कहते ही शुभम कुर्सी के पास रखे वैसाखी को लेकर खड़ा हो जाता है। शुभम लंगड़ा था, जिसके कारण उसको चलने में काफी तकलीफ होती थी। शुभम ने अभी एक दो कदम ही चले थे कि उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। कमरे के अंदर लगे हुए बल्ब को देखकर कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया? अचानक से देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि शुभम को उसके हाथ पैर भी नहीं दिखाई देते। शुभम मन ही मन सोचता है कि ये क्या हो रहा है, कहीं वह आ तो नहीं गई? वह मन ही मन कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह नहीं आ सकती। तभी कमरे का बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के पास हल्की सी सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी। शुभम जल्दी जल्दी अपनी वैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लगता है। तभी कोई पीछे से उसका पैर पकड़ लेता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मेरा पैर! शुभम धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। शुभम जैसे ही अपना हाथ पैर पर रखता है तो उसे महसूस होता है कि उसका हाथ किसी और के हाथ से स्पर्श हो रहा है। शुभम डर जाता है और झट से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ा हुआ है। शुभम जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही था, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर शुभम के दर्द के कहराने की आवाज आती है। दर्द से चिल्लाते हुए शुभम कहता है, कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। कुछ देर तक यक्षिणी और शुभम की बातें चलती हैं, लेकिन उन दोनों की बातों की आवाज दरवाजे के बाहर तक नहीं आ रही थी। कुछ ही देर बाद शुभम की दरवाजे के बाहर एक जोर से चीख सुनाई देती है। यह एक ऐसी चीख थी जो दिल को दहला कर रख दे। अगले पल शुभम का खून दरवाजे से बाहर आने लगता है। 13 साल बाद ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। कहा जाता है कि ट्रेन की रफ्तार रुक जाती है, लेकिन हमारी जिंदगी चलती रहती है जब तक कि हमारी सांसें चलती हैं। युगम, जिसकी उम्र 26 साल की थी, अपने कानों में हेडफोन डालकर कहानी सुन रहा था। कहानी सुनते हुए युगम खिड़की से बाहर देख रहे मेघालय के हसीन वादियों का आनंद ले रहा था। वादियों को देखते हुए युगम की आंख लग जाती है। अभी युगम की आंख लगी ही थी कि उसे एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा हो। कोई बार बार युगम का हाथ पकड़कर हिला रहा था। युगम बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब आंख खोलता है तब वह देखता है कि उसके सामने एक बुढ़े का चेहरा था, जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बुढ़े ने सफेद सी धोती पहन रखी थी,
बुढ़े की हाथ पैर कांप रहे थे। युगम सोचने लग जाता है कि पहले तो ये बुढ़ा उसके सामने नहीं बैठा था। ट्रेन में आसपास की पूरी सीटें खाली थी। अचानक यह बुढ़ा कहां से आ गया? युगम खुद ही उस सवाल का जवाब अपने मन में ढूंढ लेता है और मन ही मन में कहता है कि मेरी आंख जब लग गई थी तब यह बुढ़ा आकर मेरे सामने बैठ गया होगा। युगम गुस्सा करते हुए उस बुढ़े से कहता है, ये क्या हरकत है बाबा? बुढ़ा खांसते हुए कहता है, माफ करना बेटा, मैं क्या करूं, पर मुझे तुमसे कुछ काम था इसीलिए उठाना पड़ा। युगम हैरानी के साथ देखता है कि क्या काम था? आपको मुझसे क्या काम था? बुढ़ा कहता है, बेटा मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है। यह बात सुनकर युगम का दिमाग घूमने लग जाता है और गुस्से के साथ अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है कि 11 बजने वाले हैं। बुढ़ा कहता है, अच्छा बेटा, 1 घंटे के बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। इस बात का युगम कोई भी जवाब नहीं देता और बूढ़े को घूरने लग जाता है। बूढ़ा सवाल करता है, वैसे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? युगम बाबा मैं मेहंदी गांव जा रहा हूँ। बुढ़ा कहता है, मतलब तुम भी मेहंदी गांव जा रहे हो? युगम बुढ़े के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मतलब बाबा आप भी मेहंदी गांव जा रहे हो? बुढ़ा कहता है, चलो बेटा अब सफर आसान हो जाएगा। जब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो सफर जल्दी से कट जाता है। फिर से बुढ़े ने युगम से सवाल किया कि तुम मेंढी गांव में कहाँ जा रहे हो? युगम कहता है, मेंढी से 5 किलोमीटर दूर है बगला, वही गांव है मेरा, वहां जा रहा हूँ। बुढ़े के सवाल अभी खत्म ही नहीं हुए थे तभी बुढ़ा वापस सवाल करते हुए कहता है, बगला मोड़ा में कोई तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं क्या? युगम कहता है, नहीं, बगला मुड़ा में तो नहीं, मेरे रिश्तेदार रोंगत में रहते हैं। बुढ़ा वापस कहता है, बेटा जब तुम्हारे रिश्तेदार बगला में नहीं रहते तुम बगला क्या करने जा रहे हो? इस सवाल को सुनकर युगम खामोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बुढ़े ने युगम की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, कुछ ऐसा पूछ लिया हो जिसका जवाब जैसे कि वह अपने आप को भी नहीं देना चाहता। बुढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, चलो नहीं बताना है तो मत बताओ, बगला में कहाँ रुकने वाले हो बेटा ये तो बता दो। युगम बुढ़े की बात का जवाब देते हुए कहता है, बगला मुडा गांव के बाहर जो ग्रेवयार्ड कोठी बनी है उसी में रुकने वाला हूँ। वही अंग्रेज के जमाने की कोठी जो कब्रिस्तान पे बनाई गई है। युगम कहता है, हाँ वही कोठी। बुढ़े ने फिर कहा, लेकिन वो तो पिछले 13 सालों से बंद है ना? युगम कहता है, हाँ बंद है, लेकिन आज जाकर मैं उसको खोलूंगा। बुढ़ा कहता है, नहीं बेटा ऐसा मत करना, तुम्हें उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में नहीं पता क्या? युगम कहता है, क्या नहीं पता? आप साफ साफ कहेंगे क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम बचपन में यहाँ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि यक्षिणी किश्नोई नदी के आसपास ही भटकती है। युगम उस बुढ़े आदमी के बात का जवाब नहीं देता, बस उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। बुढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है उस यक्षिणी की एक नहीं 2 ठिकाने थे, पहला किश्नोई और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। युगम हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, ग्रेवयार्ड कोठी? बुढ़ा कहता है, गांव के लोगों ने यक्षिणी को कई बार कोठी के आसपास भी देखा है। बुढ़ा युगम को समझाते हुए कहता है कि यक्षिणी हर पूर्णिमा को और अमावस्या की रात में मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून पी लेती है और उन्हें मार दिया करती थी। युगम कहता है, इसका मतलब पापा ने मुझे जो बचपन में कहानी सुनाई थी वो हकीकत है। बुढ़ा कहता है, किस कहानी की बात कर रहे हो तुम? बुढ़े की बात सुनकर युगम अपने अतीत में खो जाता है। उसे याद आता है जब वह 10 साल का था और अपने पिता से बात कर रहा था कि पापा आप क्या कर रहे हैं? युगम के पिता जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, मैं कहानी लिख रहा हूँ। कहानी? कौन सी कहानी? युगम पूछता है। युगम की बातों का जवाब देते हुए उसके पिता कहते हैं, यक्षिणी की कहानी। कहता है, पापा मुझे भी कहानी सुनाओ। उसके पिता उसको जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम यक्षिणी की कहानी सुनकर डर जाओगे, जब बड़े हो जाओगे तब सुनना, ठीक है? युगम उदास सा हो जाता है और कहता है, प्लीज पापा बताइए ना, मैं नहीं डरूंगा। युगम जिद करने लग जाता है और युगम के जिद के सामने उसके पिता हार मान जाते हैं और उसे यक्षिणी की कहानी सुनाने लग जाते हैं। युगम के पिता कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि यह जो अपना किश्नोई नदी है, बहुत सालों से यहाँ पर यक्षिणी रहा करती थी। युगम हैरानी से पूछता है, यह जो बगला गांव और रोंगटा गांव के बीच में किश्नोई नदी है उसी की बात कर रहे हो ना? उसके पिता कहते हैं, हाँ, यह जो यक्षिणी है ना, ये जंगल वाले या पानी वाले जगहों पर ही रहती है।
हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात को जो मुसाफिर नदी पार किया करते थे उन्हें यह लुभाती थी और अपने रूप जाल में फंसाकर उसे अपना शिकार बनाया करती थी। कहते हैं कि यक्षिणी को चमेली और कमल के फूल बहुत पसंद होते हैं। वह हमेशा अपने पास रखा करती थी। जिन पुरुषों को यक्षिणी अपने शिकार बनाती थी उन्हें पहले कुछ खाने को दिया करती थी। युगम अपने पिता से सवाल करता है, वह खाने को क्यों दिया करती थी? ऐसा इसलिए बेटा कि खाने में कुछ ऐसा मिला देती थी जिससे खाने वाला पुरुष उसके वश में हो जाता था। ऐसे ही एक बार एक पुरुष को अपना शिकार बना लिया और उसके साथ संभोग करने लग जाती है। अपने पिता से पूछता है कि पापा ये संभोग क्या होता है? उसके पिता कहते हैं, बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, जब आप बहुत बड़े हो जाओगे तब आपको इन बातों का जवाब मिल जाएगा। युगम कहता है, ठीक है, आगे क्या होता है? उसके पिता कहते हैं कि संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती थी। असली रूप बेहद डरावना होता है, इतना डरावना कि जिसे देखकर किसी की भी दिल की धड़कन ठहर जाए। अपने असली रूप में आने के बाद अपने शिकार के दिल का खून चूस जाती थी। युगम अपने पिता से सवाल करता है, ऐसा क्यों करती थी पापा? ऐसा वह इसलिए करती थी क्योंकि वह एक बूढ़ी औरत थी। युगम के पिता कुछ याद करते हुए कहते हैं कि अभिशाप के कारण। बेटा, युगम कहता है, कैसा अभिशाप पापा? बेटा ये अभिशाप यह था, युगम के पिता ने बस इतना ही कहा था कि बाहर के कमरे से युगम की माँ की आवाज़ सुनाई देती है। युगम बेटा चलो आओ खाना खा लो, खाना बन गया है। युगम अपने माँ को मना करते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे अभी नहीं खाना, मैं अभी पापा से कहानी सुन रहा हूँ। क्या कहा, कहानी सुन रहे हो? तुम्हारे पापा को तो कहानी लिखने और सुनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। जब देखो पूरे दिन कहानी लिखते रहते हैं। खुद तो बिगड़े हुए हैं और तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। चलो जल्दी आओ खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए खाने की थाली लगा दी है। बड़े प्यार से युगम जवाब देते हुए कहता है, नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा, मैं कहानी खत्म होने के बाद ही खाना खाऊंगा। अचानक युगम अपने अतीत से बाहर आ जाता है और जब उसकी आंख खुलती है वह बुढ़ा उसकी हाथ हिला रहा था और कह रहा था कि बेटा तुम कहाँ खो गए, ठीक तो हो तुम? और यह तुम किससे बातें कर रहे हो? बुढ़े का जवाब देते हुए युगम कहता है, ठीक हूँ बाबा, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं तो डर ही गया था। युगम बुढ़े के आंख में देखते हुए कहता है, बाबा एक बात पूछनी थी। बुढ़े ने बड़े प्यार से जवाब दिया, पूछो बेटा। युगम कहता है, क्या यक्षिणी अभी भी मर्दों को अपना शिकार बनाती है?